जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोग वो चीज सीख जाएंगे जो शायद आप लोगों को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा जटिल हो जाती हैं समझने में। तो इस जटिल चीज को हम लोग इतनी आसानी से समझ जाएंगे, आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चक्रवात। यानी कि भारत में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये कैसे चक्रवात बनते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी कि गर्मी में आने वाले चक्रवात। उसके बाद में बताएंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी किस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो इनका जो मैकेनिज्म है, ये किस तरह से जन्म लेते हैं, आखिर किस तरह से हवाएं चलती हैं और वो चक्रवात का रूप ले लेती हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, चक्रवात को यदि हम लोग परिभाषित करें तो चक्र का मतलब होता है चक्करदार। चक्र का मतलब होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि चक्र मतलब, चक्र बोले तो क्या होगा, जो चक्करदार हो, ठीक है, मतलब चारों तरफ ऐसे इस तरह से घूमे, ठीक है, उसको बोलेंगे चक्र। और वात मतलब वायु, यानी कि चक्करदार हवाएं जब चलती हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं चक्रवात। और जब यह गर्मी में आता है तो हम इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इस टॉपिक को हमने ऊपर नहीं लिखा है, यहाँ पर जगह नहीं है, और इस चीज को हमने पहले से इसलिए ड्रॉ कर लिया है ताकि इसमें ज्यादा हम लोग समय ना व्यतीत करें, मतलब ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हमने इसको पहले से लिख कर कुछ रख लिया है, ठीक है। अब इसको केवल समझाना है। तो यहां पर देखिए, चक्रवात का मतलब होता है चक्करदार हवाएं। और जब ये हवाएं ऐसी चक्करदार गर्मी की ऋतु में आती हैं, यानी कि गर्मी के दिनों में आती हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए, जो भारत में चक्रवात है वो सबसे ज्यादा आते हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। देखिए, भारत के साउथ में देखेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा हिंद महासागर। अब भारत के हिसाब से हिंद महासागर दो पार्ट में बटा है यहाँ पर, तो एक तो है अरब सागर और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो जो चक्रवात आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत में, तो वो सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आते हैं सबसे ज्यादा। यदि पूछा जाए तो आप लोग यही बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में आते हैं। हालांकि अरब सागर में भी कुछ कुछ चक्रवात आते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे कि अरब सागर में क्यों आते हैं, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में ही अक्सर क्यों आते हैं, इसको भी हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जिससे आपने गांव से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपने वहां पर एक वो देखा होगा, बवंडर, मतलब जैसे गर्मियों में वहां पर ऐसी चक्करदार हवाएं चला करती हैं, ढेर सारी धूल मिट्टी धूल और ये पत्ते जो होते हैं ये सारे क्या हो जाते हैं, ये उसमें एकत्रित होके उड़ने लगते हैं, चक्करदार ऊपर की तरफ, जाने कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कई मीटर ऊंचाई पर वो पत्ते पहुंच जाते हैं सभी। तो ये सब चीजें आपने देखी होंगी गांव में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बवंडर। जैसे गांव में आता ना, हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, बड़यारा उसको, ठीक है, बड़यारा। तो ये हवाओं का एक ग्रुप होता है जो चक्करदार रूप में चलती हैं। तो ये बहुत छोटे रूप में चलता है, ठीक है, मतलब एक छोटे से स्थान में स्थानीय हवाएं होती हैं, और वहां का जब तापमान बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए गांव में कोई फील्ड है, बहुत बड़ी है, खेत है, ठीक है, तो गर्मी के दिनों में धूप के कारण वहां का तापमान बढ़ जाता है, तो वहां की जो हवाएं होती हैं वो ऊपर उड़ जाती हैं, तो वहां का जो प्रेशर होता है, वायु दाब, वो कम हो जाता है। तो चारों ओर की हवाएं होती हैं, तो उस खाली स्थान को भरने के लिए आती हैं, तो वो हवाएं क्या होती हैं, चक्करदार रूप में प्रवेश करती हैं उस खाली स्थान में। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चारों तरफ से हवाएं ऐसी ऐसी आई, तो ऊपर एकदम ऐसे सभी चीजों को ऊपर उड़ाने लगती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बवंडर, ठीक है। तो वो बहुत छोटे रूप में होता है, स्थानीय होता है। लेकिन जब यही चीज बहुत बड़े रूप में आती है, ठीक है, और बहुत बड़े रूप में आती है, समुद्र में उत्पन्न होती है, मतलब कि सागरों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात, ठीक है। तो बवंडर का ही बहुत बड़ा रूप होता है चक्रवात, तो इसको समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए, चक्रवात यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में किस तरह से उत्पन्न होते हैं, ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये आपका भूमध्य रेखा है, यानी कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश पर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, वर्ष भर सीधी पड़ती हैं,
ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता है तो ये सूर्य की किरणें क्या होती हैं, धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगती हैं, यानी कि जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर चमकने लगती हैं, और फिर उसके बाद फिर उनका दक्षिणायन होता है तो वो मकर रेखा की ओर आने लगती हैं, ठीक है। लेकिन ये विषुवत रेखा में वर्ष भर रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक पड़ती हैं तो यहाँ के आसपास का तापमान बिल्कुल गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक हाई टेम्परेचर की बेल्ट उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, हाई टेम्परेचर की, यानी कि उच्च जो ताप होता है उसकी एक बेल्ट बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ITCZ। अब ITCZ एक नया शब्द है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ITCZ ये जैसे 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 सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा से उत्तर की ओर होने लगती है, तो ये जो ITCZ होता है ये भी धीरे धीरे कहां पर जाने लगता है, उत्तर की ओर जाने लगता है, ये ITCZ, ठीक है। मतलब ITCZ जो होता है वो क्या होता है, एक मतलब गर्म जो गर्म पेटी होती है, ठीक है। और ये जहां जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं ये वहां वहां ये खिसकता जाता है, ठीक है। सूर्य की किरणों पर इसका डिसीजन होता है कि ये कहां कहां जाएगा, ठीक है। तो जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि सूर्य ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में, तो ये ऊपर की ओर जाने लगता है ITCZ, मतलब सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र यहाँ पर हुआ है, ये पूरी बेल्ट बन गई गर्म क्षेत्र की, ठीक है। अब जैसे जैसे अप्रैल का महीना आता है तो अप्रैल के महीने में ITCZ यहां पर पहुंच जाता है, कहां पर, अप्रैल के महीने में, यानी कि दक्षिण भारत के आसपास पहुंच जाता है। अब देखिए ये ITCZ जो है इसको क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, इसको सीधा होना चाहिए ना ITCZ को, लेकिन यहां पर देखिए स्थल मार्ग है, ये मैप में देख रहे होंगे, छोटा सा हमने नीचे का पार्ट बनाया है इंडिया का, ठीक है। तो ये जो स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग, यहाँ पर जमीन है और यहाँ पर पानी है, ठीक है। तो पानी की अपेक्षा जो जमीन होती है वो पहले ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जल्दी गर्म हो गया तो ITCZ थोड़ा और ऊपर चला गया, यहाँ पर लेकिन नीचे है, ठीक है, ये जल है, तो ये जल थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। तो जल धीरे धीरे गर्म हुआ तो ITCZ यहाँ पर लो रहेगा, लेकिन स्थलीय भाग में ITCZ ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जब ये गर्म हवाएं यहाँ पर आती हैं, ठीक है, तो देखिए इक्वेटर से चलती हैं व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स, क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। तो ये देखिए क्या होता है कि ये व्यापारिक पवनें जो होती हैं ये फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं, अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। फेरल का नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं चक्रवात में, ठीक है। तो ये होता है फेरल का नियम। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर ये चक्रवाती हवाएं आई, ठीक है, ये हवाएं यहाँ पर चारों तरफ से घूम रही हैं। अब ITCZ का क्षेत्र यहाँ पर है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, ITCZ यानी कि ITCZ का मतलब कि सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र यहाँ पर हुआ, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गर्म क्षेत्र हुआ तो चारों तरफ की हवाएं इस गर्म क्षेत्र में आएंगी ना। क्यों आएंगी इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर है गर्म, तो यहाँ की जो हवा है वो तो उड़ चुकी है, तो यहाँ का स्थान हो गया खाली। अब देखिए इस खाली स्थान को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आएंगी, ठीक है। तो चारों तरफ से जो खाली स्थान को भरने के लिए, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए कि ये है कोई खाली स्थान, ठीक है, ये यहाँ पर वायु नहीं है क्योंकि यहाँ पर गर्मी है तो वायु पूरी ऊपर उड़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लेकिन यहाँ तो ठंडा है, तो यहाँ तो हवाएं हैं सघन मात्रा में, तो ये जो हवाएं हैं ये सीधे जाएंगी ऐसी, ठीक है। ये जो हवाएं हैं ये क्या करेंगी, ऐसे इनको जाना चाहिए खाली स्थान में, लेकिन फेरल का नियम कहता है कि जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, तो दाहिनी ओर की वजह से ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसा जाना चाहिए, लेकिन इनका दायां किस तरफ हुआ, इस तरफ, ठीक है। यहाँ को जा रही हैं तो इस तरफ से ऐसे मुड़कर जाएंगी, यहीं लक्ष्य उनका यही है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पर जाएंगी, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो यहाँ पर हवाएं जा रही हैं लेकिन दाहिनी ओर से मुड़ मुड़ के, जैसे ऐसे जाना चाहिए ऐसे लेकिन जा रही हैं ऐसे, यहाँ पर जाना चाहिए ऐसे लेकिन जा रही हैं ऐसे, मतलब दाहिनी ओर फेरल के नियम के अनुसार मुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर यही है, तो ये हवाएं क्या होती हैं कि चारों तरफ से जोर जोर से हवाएं आती हैं
और इस केंद्र की ओर आती हैं, ठीक है, जहां पर बिल्कुल लो प्रेशर होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पर लो प्रेशर तो होगा ही। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर मतलब ज्यादा जहां पर तापमान होगा तो वहां की हवाएं उड़ जाएंगी, तो लो प्रेशर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के कारण से चारों ओर से हवाएं आती हैं, लेकिन वो हवा चक्करदार रूप में आती हैं। ठीक है, और यही जब चक्करदार रूप में आती हैं तो इन्हीं हवाओं को चक्रवात यानी कि चक्करदार रूप में हवाएं चक्रवात बन जाती हैं। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में आपने देखा होगा कि यहाँ पर चक्रवात आते हैं साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, जो अप्रैल के महीने में। अब अलग अलग नाम से चक्रवात, उन चक्रवातों का नाम रखा जाता है। अब जैसे निसर्ग चक्रवात, फानी तूफान, ठीक है, तो ये जो चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं इनको भी हम बाद में बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। अभी इतना समझ लीजिए कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे आते हैं। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में यहाँ पर चक्रवात आए। अब जैसे जैसे ITCZ सूर्य उत्तरायण की ओर होगा, सूर्य उत्तर की ओर जाएगा, यानी कि सूर्य कहां जा रहा है, कर्क रेखा की ओर। ठीक है, तो ITCZ थोड़ा और ऊपर खिसकेगा, तो यहाँ पर मई के महीने में फिर से चक्रवात आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ITCZ बनेगा तो फिर यहाँ पर चक्रवात आएंगे। तो ये चक्रवात देखिए पूर्वी तट में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये है आपका पश्चिमी तट, ठीक है, और ये है पूर्वी तट। तो देखिए एक बात आपको बता दें, एक सिद्धांत है या फिर नियम, इसको समझ लीजिए। जो चक्रवात होते हैं वो हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तट पर आती हैं। ठीक है, पूर्वी तट पर नुकसान करते हैं चक्रवात, पश्चिमी तट पर नहीं करती, क्योंकि पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, तो इस कारण से वहां पर चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं। जहां पर गर्म जलधाराएं होती हैं वहां पर चक्रवात आते हैं। ठीक, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न हुआ। अब देखिए चक्रवात तो यहाँ पर उत्पन्न हुआ, चक्रवात यहाँ समुद्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है, चक्रवात तो यहाँ पर आया, लेकिन चक्रवात ये तटीय इलाकों में कैसे पहुंच जाता है कि आप लोग न्यूज में सुनते हैं होंगे कि बंगाल की खाड़ी में जन्म लिया निसर्ग फानी तूफान ने। ठीक है, अब फानी तूफान जा रहा है उड़ीसा के तट में, वहां पर नुकसान तबाही मचा रहा है। ठीक है, वहां के लोग तबाह हुए जा रहे हैं, है ना। तो ये आखिर ऐसा, ये चक्रवात यहाँ क्यों जा रहे हैं, ऐसा इनको यहाँ क्या मिल रहा है। तो देखिए चक्रवात एक्चुअली हवाओं का एक बंडल होता है जो कि चक्करदार रूप में हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये हवाएं यहाँ पर इसलिए जाती हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए तापमान अधिक रहता है। देखिए ITCZ जो है ये ITCZ की बेल्ट है। ठीक है, ITCZ का मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसी पेटी जहां पर अच्छा तापमान है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तापमान की ओर जाएंगे, क्योंकि तापमान की ओर इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हवाएं नहीं है, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर है। ठीक है, लो प्रेशर है, तो इसलिए ये हवाएं क्या करेंगी, इसी तरह से चक्करदार रूप में घूमते घूमते यहां पर पहुंचने का प्रयास करेंगी। और जैसे ही यहां पर आएंगी तो इनको क्या नहीं मिलेगा, इनको संघनन की गुप्त ऊष्मा जो कि समुद्र से प्राप्त होती है वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे आते आते ये चक्रवात मर जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। लेकिन ये तटीय क्षेत्रों में काफी ज्यादा नुकसान और तबाही फैला देता है, तो इसलिए ये चक्रवात यहाँ पर जन्म लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे तटों की ओर बढ़ने लगते हैं और तटों पर ही इनका विनाश हो जाता है, लेकिन ये नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब आपको यदि पूछे कि चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि जो ITCZ की बेल्ट होती है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकती जाती है, यानी कि गर्म बेल्ट। तो गर्म बेल्ट जहां जहां जाती है तो वहां वहां का जो वायु दाब होता है वो लो हो जाता है, तो चारों ओर की हवाएं आती हैं उस क्षेत्र को भरने के लिए, लेकिन वो हवाएं फेरल के नियम के अनुसार बाएं ओर से मुड़कर आती हैं, दाहिनी ओर से मुड़कर। ठीक है, दाहिनी ओर से मुड़ मुड़ करके आती हैं तो चक्करदार रूप में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और इस तरह से ये पूरा ये हवाएं चक्करदार रूप में घूमते घूमते ऊपर पहुंच जाती हैं। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर चक्रवात आता है। अब देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी यहाँ पर अरब सागर में भी चक्रवात आता है, तो ये गुजरात वाले एरिया को नुकसान पहुंचाता है, मुंबई को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह के इलाकों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। रेयर केस मतलब बहुत ही कम होता है कि जो पश्चिमी तट में चक्रवात आए। लेकिन देखिए एक बार आया था पश्चिमी तट में एक चक्रवात, यानी कि चक्रवात को साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, देखिए नवंबर और दिसंबर, यहाँ पर इसको बाद में बताएंगे। देखिए मई 1998 में यहाँ पर गुजरात में सौराष्ट्र और ये भुज वाला जो एरिया है यहाँ पर चक्रवात आया था। मई 1998 में एक चक्रवात आया था जिसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी। देखिए चक्रवात तो यहाँ भी जन्म लेते हैं और यहाँ भी जन्म लेते हैं। चक्रवात देखिए दोनों तरफ जन्म लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ITCZ है।
है कि नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो चक्रवात होते हैं, इन चक्रवातों की एक प्रकृति होती है कि वो जहां जन्म लेते हैं वहां से वो पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। चक्रवातों की एक विशेषता याद रख लीजिए कि चक्रवात जहां पर भी जन्म लेते हैं, जैसे यहां पर बना तो वो पश्चिम की ओर जाएंगे, तो इस चक्रवात का ये पश्चिम क्या हुआ, ये तो पूरब हुआ उसका, और ये पश्चिम, तो इसलिए ये पूर्वी तट की ओर आ गया, ठीक है, पश्चिम की ओर। चक्रवात पश्चिम जा रहा है लेकिन ये पूर्वी तट में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चक्रवात बनेगा वो भी पश्चिम की ओर जाएगा, तो पश्चिम की ओर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यानी कि भारत से दूर चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ये चक्रवात यहाँ जन्म लेता है और यहाँ पर ही अटैक कर देता है, यानी कि यहीं वो घूमने लगता है, ठीक। तो ऐसा कब होता है, देखिए मई 1998 में यहाँ पर राजस्थान में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान का जो पोखरण है वहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था, दो परमाणु बम फोड़े गए थे, तीन, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ था कि यहाँ का राजस्थान का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऊपर से था मई का महीना, तो मई में तो वैसे भी तापमान ज्यादा रहता है, और दूसरी बात यह है कि राजस्थान में थार मरुस्थल है, तो उसके कारण भी और ज्यादा वहां का टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर उस चक्रवात ने जन्म लिया था इस तरह से, ठीक है, चक्रवात ने यहाँ पर जन्म लिया था, उसको जाना था पश्चिम, उसकी नियति थी पश्चिम की ओर जाना, मतलब उसका स्वभाव क्या था कि वो यहाँ की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल टेम्परेचर हाई था, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसकी वजह से और ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था। तो अब ये चक्रवात जो था वो धर्म संकट में पड़ गया। क्या पड़ गया, धर्म संकट में, कि अब ये सोच रहा था, देखिए इसको जाना था यहाँ, लेकिन तापमान यहाँ ज्यादा था तो यहाँ की ओर खींचने लगा ये, ठीक है। तो अब ये सोच में पड़ गया कि यार मैं यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्यों ना खाक बन के बिखर जाऊं, है ना, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्यों ना खाक बन के बिखर जाऊं। तो इसका स्वभाव था यहाँ की ओर जाना, लेकिन बुलावा यहाँ से आ गया। अब देखिए बुलावा आ गया तो अब ये क्या किया कि यहाँ आकर के उसने खूब तबाही मचाई, यहीं पर बिखर गया वो, ना तो यहाँ जा पा रहा था ना तो यहाँ, ठीक है। तो इसके कारण से यहाँ पर उसने गुजरात में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, बहुत ज्यादा मछुआरे जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए चक्रवाती जो पश्चिमी तट में आते हैं वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इसलिए नुकसान पहुंचाते हैं कि जब यहाँ पर तापमान अधिक होता है या कुछ मानव की गतिविधियां ऐसी होती हैं जिससे कि तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये नुकसान यहाँ पर पहुंचाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे मुंबई वाला जो एरिया है, तो मुंबई में इसलिए ज्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, परिवहन और ढेर सारी इस तरह की चीजें होने के कारण यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, और गर्मियों में तो खासकर बढ़ जाता है। तो इस कारण से ये कभी कभी चक्रवात थोड़ा इसके ये तट को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन यहाँ के चक्रवात जरूर प्रभावित करते हैं, ये हमेशा विनाशकारी होते हैं ये लेकिन कभी कभी होते हैं, ठीक, जो पश्चिमी तट के होते हैं। और सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ पर आते हैं, बंगाल की खाड़ी में। चक्रवात हमेशा पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, किसी भी महाद्वीप, कोई भी महाद्वीप हो उसके पूर्वी तट को ज्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक। तो ये है देखिए चक्रवात का मैकेनिज्म कि आखिर चक्रवात किस तरह से उत्पन्न होते हैं, ठीक। अब देखिए ये तो चक्रवात है देखिए अप्रैल मई जून के, ठीक है, ये जो गर्मियों में आते हैं। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि ठंडियों में भी चक्रवात आते हैं, ठीक है, जैसे नवंबर और दिसंबर में भी कोई कोई चक्रवात आ जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो इनका रीजन क्या होता है, देखिए यही चक्रवात जो आते हैं, तो ठीक है, देखिए ये जो ITCZ होता है, सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है तो उसके बाद देखिए कर्क रेखा के बाद सूर्य जून महीने के बाद, ठीक है, 21 जून के बाद सूर्य धीरे धीरे फिर दक्षिणायन आने लगता है और मकर रेखा की ओर जाने लगता है। सूर्य कहां जाने लगता है, मकर रेखा की ओर। तो ITCZ भी मकर रेखा की ओर जाने लगती है क्योंकि ITCZ तो सूर्य के साथ साथ में घूमती है, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं तो ITCZ जो यहाँ था वो कर्क रेखा पर आ गया, ठीक है, वो कहां पर आ गया, कर्क रेखा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास यहाँ पर आ गया। अब देखिए कर्क रेखा पर चमक रहा है सूर्य लंबवत, ठीक है, सॉरी ये कर्क रेखा है, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा पर सूर्य चमक रहा है लंबवत। अब देखिए मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकता है तो वहां पर तापमान अधिक होता है, तो वहां की जो हवाएं होती हैं वो ऊपर उठने लगती हैं, जैसा सेम यहाँ बताया था कि जहां पर तापमान अधिक होता है तो वहां की हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं, ठीक है। तो मकर रेखा की हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जिसको बोलते हैं संवहनीय तरंगें, संवहनीय तरंगें, ठीक है। संवहनीय तरंगों के रूप में ये हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं, ठीक। अब ये हवाएं ऊपर की ओर उठते उठते देखिए क्या होता है, ये क्षोभ मंडल में जाती हैं। अब ये क्रिया नीचे नहीं हो रही है,
ये हवा चली गई ऊपर, ठीक है, ये हवा गर्म होकर ऊपर चली गई क्षोभ मंडल के पास। अब देखिए क्षोभ मंडल से पहले ही हवाएं क्या करती हैं, लगभग धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई में, धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई में ये हवाएं क्या होती हैं कि भारी हो जाती हैं। ये जो गर्म हवाएं ऊपर उठी, ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं और क्या करने लगती हैं, ये नीचे की ओर धीरे धीरे ऐसे उतर, जैसे यहाँ से हवाएं क्या हुई, यहाँ से हवाएं ऐसे ऊपर उठी और फिर ये हवाएं धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगती हैं ऐसे फैल करके, ठीक है। तो एक तो नीचे की ओर चली जाती है मकर रेखा के, जो उत्तर की ओर जाती है मकर के, यानी कि इस साइड, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो जो हवाएं होती हैं वो उतरती हैं यहाँ पर विषुवत रेखा में, ठीक है। तो विषुवत रेखा में उतरती हैं और फिर ये विषुवत रेखा से उत्तर की ओर मुड़ जाने लगती हैं। तो जैसे ही ये हवाएं उत्तर की ओर जाती हैं यहाँ पर उतर करके विषुवत रेखा में, तो क्या करती हैं, फेरल के नियम के अनुसार इस तरह से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि फेरल का नियम ही है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं यानी कि 0 डिग्री के ऊपर जो हवाएं चलेंगी वो दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, तो इस तरफ से मुड़ जाती हैं, ठीक। अभी इनकी ऊंचाई बिल्कुल नहीं आई है, ये हवाएं क्या है, ऊपर ही है, क्रिया पूरी ऊपर ही चल रही है। क्या चल रही है, ऊपर ही चल रही है 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ये हवाएं 2 किलोमीटर की ऊंचाई से ऐसे जाती हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, 2 किलोमीटर की ऊंचाई में, ये बंगाल की खाड़ी है, इस तरह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई में ये हवाएं ऐसी जाती हैं। और यहाँ पर देखिए हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में, तो हिमालय पर्वत से यहाँ से आने वाली जो होती हैं ठंडी हवाएं, ठीक है। तो ठंडी हवाएं यहाँ से आती हैं हिमालय पर्वत से और ये 2 किलोमीटर से आ रही हैं ये, ठीक है। तो देखिए अभी ये हवाएं मिलेंगी, टकराएंगी। इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, जो हवाएं ये नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है, और फिर ये ऐसे फैलती हैं उतर करके, तो इनको बोलते हैं प्रति व्यापारिक पवनाएं, जो ऊपर ऊपर चलती हैं। क्या बोलते हैं, एंटी ट्रेड या प्रति व्यापारिक पवनाएं। और जो धरातल के गर्म होने की वजह से हवाएं ऊपर जा रही थी, इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनाएं, यानी कि इनको ट्रेड पवनाएं बोलेंगे जो धरातल में चलती थी, और जो ऊपर से ऐसे आ रही हैं इनको बोलेंगे एंटी ट्रेड यानी कि प्रति व्यापारिक पवनाएं, ठीक। तो यही कहलाता है प्रति व्यापारिक पवनाएं। तो अब देखिए ये प्रति व्यापारिक पवनाएं आ रही हैं यहाँ पर 2 किलोमीटर की ऊंचाई में, और यहाँ से हिमालय से ठंडी हवा आ रही हैं, तो ये यहीं पर टकराएंगी 2 किलोमीटर की ऊंचाई में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर टकरा जाएंगी आपस में, और क्या होंगी, ये हवा चलने लगेगी, ठीक है। तो चक्करदार रूप में अब देखिए 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा टकराएं इस तरह से, ठीक है। अब एक ये थी गर्म हवा, ऊपर से ठंडी हवा, तो दोनों प्रकार की हवाएं जब टकराती हैं तो क्या होता है कि वो हवाएं धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगती हैं, ठीक। अब ये हवाएं नीचे की ओर उतरने लगती हैं तो ये हवा क्या करती हैं, बाहर भी आती हैं। देखिए यहाँ पर इसको ये समझ लीजिए, ये है देखिए, जैसे देखिए लो हाई प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है। जब हवा टकराई तो प्रेशर तो हाई होगा कि एक तो ये हवाएं थी और ऊपर से ठंडी हवाएं आ गई, तो दोनों हवाएं आकर मिल गई, ठीक है। तो प्रेशर हाई हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या था ऊपर का, लो टेम्परेचर था, टेम्परेचर कम था, लेकिन नीचे का टेम्परेचर तो हाई था, तो नीचे तो हवाएं थी नहीं, ठीक है। तो ये हवाएं नीचे उतरने लगती हैं, लेकिन फिर वही क्रिया हो जाती है कि ये एंटी जो साइक्लोन, इनको प्रति चक्रवात भी बोलते हैं जो ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये हवाएं फिर उसी तरह से क्या होती हैं, चक्करदार रूप में चलने लगती हैं, और यहाँ पर नवंबर और दिसंबर में भी चक्रवात आते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो नवंबर दिसंबर महीने में चक्रवात आते हैं शीत ऋतु में, तो ये चक्रवात ये धरातलीय चक्रवात नहीं होते हैं, बंगाल की खाड़ी के जस्ट ऊपर नहीं उठते हैं, ये ऊपरी चक्रवात होते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी नुकसान पहुंचाते हैं जब ये धीरे धीरे नीचे उतर कर आते हैं और तेजी से घूमते हैं, ठीक है। तो नुकसान ये भी पहुंचाते हैं। तो इस तरह से जो अप्रैल मई जून में चक्रवात आते हैं ये आप लोग ठीक तरह से समझ चुके होंगे, और जो नवंबर और दिसंबर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। नवंबर दिसंबर में चक्रवात कहाँ से बनते हैं, प्लीज थोड़ा शॉर्ट में जल्दी समझ लीजिए फिर से। ये मकर रेखा में जब ITCZ आता है, सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है, तब यहाँ पर संवहनी तरंगे यानी कि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, और ये हवाएं ऊपर ठंडी होकर ऐसे जाने लगती हैं नीचे की ओर, ठीक है। और पूरी नीचे नहीं आ पाती हैं, लेकिन 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ तक आ जाती हैं, ठीक है। अब वहां से हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, तो इनका जो हाई प्रेशर बन जाता है, हवाएं ज्यादा मिल जाती है, तो ऊपर हाई प्रेशर बन गया, लेकिन ऊपर टेम्परेचर लो है, लेकिन नीचे जो है लो प्रेशर है और टेम्परेचर हाई है, तो नीचे की ओर आने लगती हैं और उसी तरह से घूम घूम कर नीचे आती हैं, तो चक्रवात हो जाता है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, इस साइक्लोन क्या है,
देखिए, और एंटी साइक्लोन किस तरह से होते हैं इसको अभी हमने तो एक्चुअली समझा दिया है। अभी हमने एक्चुअली इसको समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए कि देखिए साइक्लोन यानी कि चक्रवात, जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध के चक्रवातों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और मोस्टली देश उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध को पढ़ लीजिए, फिर दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवात इसी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए साइक्लोन यहाँ पर क्या है, देखिए मान लीजिए कि ये है केंद्र, ठीक है, चक्रवात का केंद्र है, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, मतलब वायु दाब बिल्कुल निम्न है, और अच्छा ताप है, मतलब हाई टेम्परेचर है, ठीक है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए दाब बिल्कुल लो है, हवाएं बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, तो हवाएं नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ की जो हवाएं हैं, क्योंकि यहाँ तो प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो सीधे यहाँ पर जाएंगी कि नहीं जाएंगी। जैसे इस स्थान में हवाएं नहीं है, तो यहाँ की हवाएं, चारों तरफ की हवाएं इस स्थान को भरने के लिए आएंगी चारों तरफ से, तो ये इन हवाओं को सीधे जाना चाहिए ना, ऐसे सीधे, ठीक है, इन हवाओं को सीधे पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ये हवाएं सीधे नहीं पहुंचती हैं, और क्या करती हैं, ये हवाएं फेरल के नियम के अनुसार दाहिनी ओर मुड़ करके जाती हैं, इस तरह से, ऐसे देखिए मुड़ कर गई है ना, इसी तरह से इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये दाहिनी ओर मुड़ कर गई है, इसको भी सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये दाहिनी ओर मुड़ कर गई है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेरल का नियम, ये इसी तरह से काम करता है, मतलब हवाएं जाती हैं केंद्र की ओर, यानी कि इस स्थान को, खाली स्थान को भरने के लिए, बस इसी क्रिया से होते हैं चक्रवात। तो ये देखिए इनकी दिशा देखेंगे तो देखिए घड़ी चलती है, जैसे ये 12 हो गया यहाँ पर 1 2 3, ऐसे घड़ी का कांटा चलता है, इस तरह से घड़ी इस तरह से चलती है, लेकिन ये हवाएं इस तरह से चलती हैं, तो यानी कि एंटी क्लॉक, ठीक है, तो एंटी क्लॉक हुआ ये चक्रवात। अब एंटी साइक्लोन जो प्रति चक्रवात होता है वो होता है क्लॉकवाइज, ये क्योंकि ये ऊपर आता है, ठीक है, तो ऊपर ये जन्म लेता है, मतलब 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई में, ठीक है, तो ऊपर क्या होता है कि प्रेशर हाई रहता है और लो टेम्परेचर रहता है, तो वहां से वो हवाएं क्या होती हैं कि हाई प्रेशर के कारण वो लो प्रेशर की ओर जाने लगती हैं, ठीक है, तो लो प्रेशर यहां पर है, ठीक है, तो लो प्रेशर ये करती हैं कि इनको जाना चाहिए देखिए सीधे, ठीक है, लेकिन ये करती हैं ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, तो इस तरह से दाहिनी ओर मुड़ गई, ठीक है, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये दाहिनी ओर मुड़ गई, ठीक, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन ये दाहिनी ओर मुड़कर जाती है, इसको भी जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये भी अपने दाहिनी ओर मुड़कर, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन दाहिनी ओर मुड़कर गई है, ठीक है, तो इस तरह से, तो लेकिन ये देखिए घड़ी की दिशा में होता है, ये ऐसे ऐसे जा रही है ना, तो ऐसी तो घड़ी चलती है ना, इसी तरफ कांटा आता है ना घड़ी का, तो ये हो गया एंटी साइक्लोन कहलाता है, लेकिन क्लॉकवाइज हुआ। जो एंटी साइक्लोन है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, और जो साइक्लोन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, तो इसको भी समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए एक होती है यहाँ पर चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख क्या कहलाती है एक्चुअली, देखिए चक्रवात की आंख वो होती है, इसको आप बोल दीजिए चक्रवात की आंख, जैसे ये है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ऐसी हवाएं आई, ऐसी हवाएं चारों तरफ से हवाएं आई, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो हवाएं आई ऐसे सीधी ऊपर उड़ गई, हवाएं ऊपर उड़ गई, तो ये जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो बीच का क्षेत्र है कि ये हवाएं आती हैं और ऐसे उड़ जाती हैं, तो ये जो बीच का क्षेत्र बचता है यहाँ पर कोई हवा आ ही नहीं पाती है, ठीक है, तो ये बीच का क्षेत्र पूरा खुला आसमान हो जाता है, चारों तरफ हवाएं घूमती रहती हैं और चक्रवात बनता रहता है, बहुत विशाल मात्रा में चक्रवात, भयंकर तूफान, ठीक है, लेकिन बीच बिल्कुल देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है, वहां पर कोई हवा ही नहीं आ पाती, क्योंकि वहां पर बिल्कुल ज्यादा पॉइंट होता है तापमान का, अच्छा तापमान होता है, तो हवाएं दूर से ही गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, दूर से ही गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, तो यहाँ तक हवा आ नहीं पाती है, तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर बिल्कुल शांत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो इस शांत क्षेत्र को, यानी कि ये जो साइलेंट एरिया है, पूरा शांत क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं चक्रवात की आंख। क्या बोलते हैं, चक्रवात की आंख। यदि आप लोग कहीं चक्रवात आ रहा है और आप लोग चक्रवात की आंख के बीच में खड़े हैं, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हवाएं चल रही हैं, क्योंकि वहां पर तो बिल्कुल शांत रहेगा, नॉर्मल रहेगी कंडीशन, लेकिन उसके चारों तरफ हवाएं चलेगी बहुत जोर से, अगर उस क्षेत्र में फंस गए तो आप चले गए ऊपर, ठीक है, तो ये रहता है चक्रवात की आंख। चक्रवात की जो आंख होती है, इसका अगर एरिया देखा जाए लगभग रहता है 30 से 40 किलोमीटर का एरिया, ठीक है, कितना रहता है, 30 से 40 किलोमीटर का एरिया, लेकिन जो चक्रवात का पूरा एरिया रहता है, पूरा चक्रवात का एरिया वो रहता है लगभग 400 से 500 किलोमीटर का एरिया, ठीक है, तो चक्रवात बहुत ही विशाल मात्रा में आता है, उसको याद रखिए, 400-500 किलोमीटर पूरा उसका वो होता है, ठीक, तो इसको याद रखना, ये कहलाता है आपका चक्रवात। अब देखिए
चक्रवात बनने की कंडीशंस क्या होती हैं, आखिर चक्रवात कैसे आते हैं, ठीक है, चक्रवात बनने की क्या परिस्थितियां होती हैं, कैसा समुद्र में कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए कि चक्रवात उत्पन्न हो जाएं। ठीक है, देखिए वहां का जो चक्रवात जहां पर उत्पन्न होता है वहां पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ठीक है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस हो, उससे कम तापमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो चल जाएगा। ठीक है, देखिए चक्रवात हमेशा पूर्वी तट पर आते हैं, ये तो आपको पता है। पश्चिमी तट पर भी आते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो पश्चिम की ओर गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए चक्रवात बनने के लिए सबसे अच्छी परिस्थिति है कोरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चक्रवात बनने की कौन सी एक परिस्थिति है, किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है। अभी इस बात में मत पढ़ो कि कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रख लो कि जहां पर चक्रवात बन रहा है वहां पर कोरियोलिस बल का मान 0 से अधिक हो। कोरियोलिस बल क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। अब देखिए कोरियोलिस बल जो होता है वो विषुवत रेखा में बिल्कुल शून्य होता है। विषुवत रेखा में बिल्कुल शून्य होता है, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि विषुवत रेखा के पास में कोई चक्रवात आया है, क्योंकि कोरियोलिस बल जो है उसका मान शून्य से अधिक हो, शून्य से क्या हो, अधिक हो, तभी वहां पर चक्रवात आएगा। ठीक है, तो विषुवत रेखा में शून्य होता है तो इसका मतलब यहाँ पर चक्रवात नहीं आ सकता। विषुवत रेखा के लगभग 10 या 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 10-12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चक्रवात आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान शून्य से अधिक हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर चक्रवात आते हैं, यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा में कोरियोलिस बल का मान शून्य होता है, और शून्य अगर कोरियोलिस बल का मान होगा तो वो फिर चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद है हमें ऐसी। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये वही चीज है जो हमने अभी आपको बता दी, क्षोभ मंडल में जाती है हवाएं और फिर 2 किलोमीटर प्रति व्यापारिक, ठीक है, और भूमध्य रेखा से फिर दाएं मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये सब चीज हम लोग आपको समझा चुके हैं। ठीक, तो अब आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और देखिए चक्रवात जैसे हमारे यहाँ पर आते हैं तो भारत सरकार उनकी तटों की सुरक्षा के लिए, यानी कि कोस्ट एरिया जो है उसकी सुरक्षा के लिए कई रडार स्टेशन लगाती है, जो चक्रवात आने से पहले उसकी जानकारी हमें दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं कर लेते हैं। ठीक है, और सेनाओं को तैनात रखा जाता है, नौसेना जो होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो मछुआरे होते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो उनके लिए रडार स्टेशन बनाए जाते हैं जो कि चक्रवातों का पूर्व निर्धारण बता देते हैं कि चक्रवात आने वाला है। ठीक है, और चक्रवात का नाम जो है कि किस तरह से रखा जाता है, जैसे फानी, अम्फान, निसर्ग, वायु, ठीक है, ये जितने भी प्रकार के चक्रवात आते हैं तो उनको अलग वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से उनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतनी ही बात करने वाले हैं, और जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।